Very good evening, friends. Today we'll start with the High Court cases. First case in this is of Shri Metallics Limited and another versus Union of India. ये सेक्शन 7 से रिलेटेड केस है. इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि सेक्शन 7 तो जी अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते कॉर्पोरेट डेटर को. देखिए, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 की कंडीशंस जो है डिफरेंट है. सेक्शन 7 में ये है कि भाई अगर डिफॉल्ट प्रूव हो जाए, क्योंकि वहाँ डिस्प्यूट का तो सवाल ही नहीं है. सेक्शन 7 में डिस्प्यूट हो ना हो, एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है और कॉर्पोरेट डेटर से पूछने की भी जरूरी नहीं. सिर्फ यही लिखा गया है उसमें कि भाई जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो उसको भी एक कॉपी देगा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर वगैरह. ठीक है. तो इसमें इशू ये आया कि सेक्शन 7 इज अल्ट्रा वायरस एज इट डज नॉट अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर. हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा भाई देखो ऐसा नहीं है. सेक्शन 424 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें क्या है भाई, उससे भी गवर्न होते हैं एनसीएलटी और एनसीएलटी. तो सेक्शन 424 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है रिक्वायर्स एनसीएलटी एंड एनसीएलटी टू एडहेर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. भाई ठीक है, हम मानते हैं कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है उसको अपॉर्चुनिटी देना जो कॉर्पोरेट डेटर को, लेकिन जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 है वो क्या बात करता है? वो कहता है इट रिक्वायर्स द एनसीएलटी टू एसर्टेन द डिफॉल्ट. वो कहते हैं भाई आप एसर्टेन को बड़े ध्यान से पढ़ो. एसर्टेन का मतलब ही यही है. एसर्टेन का मतलब लुकिंग इनटू all the facts submitted and taking a judicious decision on the same. ये ascertainment का मतलब है. तो this ascertainment it implies examination and offering opportunity. तो इसके अंदर ही वो सब चीजें आ गई. आप ये मत मानो कि भाई कोई अलग से उसको अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये था हमारा पहला केस. लेकिन ये जरूर है, ठीक है भाई आपको अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए. अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते तो रीजन ऑर्डर दीजिए कि भाई आपने अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी. अगर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई बार क्या होता है कि कंपनी के डायरेक्टर मान लो जेल में, अपॉर्चुनिटी देने से भी क्या होगा, वो आएंगे ही नहीं. ऐसा भी होता है ना, जो सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन लगाते हैं भाई वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगानी है, उसको उस बात से मतलब थोड़ी कि कंपनी कहाँ पर है या डायरेक्टर कहाँ पर है, वो भागा हुआ है, भगोड़ा है, इंडिया से बाहर है, कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में अगर फैक्ट सामने रखे जाएंगे तो उनको पता चलेगा भाई नहीं है, एमसी की साइट पे 5 साल से कोई रिकॉर्ड फाइलिंग नहीं है, डायरेक्टर्स ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है. मतलब देयर कुड बी वेरियस सिचुएशंस. तो उस तरह से जो भी लुकिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस दे एसर्टेन द डिफॉल्ट. एसर्टेनमेंट में सारा वर्ड आ गया, सब कुछ आ गया. उसमें एग्जामिनेशन भी आ गया और ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी भी आ गया. और जो सेक्शन 424 है, 424 में भी ये कहता है कि इट शुड एडहेर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है जी. तो अब ये जो चैलेंज है कि भाई सेक्शन 7 जो है अल्ट्रा वायरस है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सेकंड केस जो इसमें आता है वो आता है कुशमैन एंड वेकफील्ड. इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि भाई जो क्राइटेरिया है फॉर कंपनीज टू क्वालिफाई एज वैल्यूअर, भाई रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रूल्स है. तो उन रूल्स में क्या कहा गया कि भाई या तो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं या कंपनी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्सिडरी हैं या लेयरिंग ऑफ कंपनीज है, क्या होता है कि वैल्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर इनमें क्या लिखा हुआ है रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रूल्स में? कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर if it is a subsidiary, joint venture or associate of another company or body corporate. इसमें जो कुशमैन एंड वेकफील्ड थी, ये वैल्यूएशन के फील्ड में एक काफ़ी नाम था, बहुत बड़ा नाम था. और होता क्या है, ये जो जितनी भी एमएनसीज होती हैं इनके हेड ऑफिस होते हैं बाहर. ठीक है. ये सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनीज बनाती हैं और उसके थ्रू काम करती है. तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसे है कि इंडिविजुअल जो क्या वैल्यूएशन करेगा, जो हम वैल्यूएशन कर लेते हैं, हमारे पास तो हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म है. ठीक है ना. तो और आप ये जो है दिस इज अगेंस्ट
वो 19(1)(g का भी रेफरेंस देते हैं इसमें कि भाई 19(1)(g फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को आप तो हर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा कि भाई दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। आप 19(1)(g के अलावा आप 19(f) भी पढ़ो, आप सब आर्टिकल 6 पढ़ो ऑफ आर्टिकल, उसमें क्या कहता है कि 19(1)(g में ठीक है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है, लेकिन जो आपके सब आर्टिकल 6 है उसमें क्या कहता है कि नथिंग इन सब क्लास जी shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause। ठीक है, उन्होंने कहा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। भाई ये लगाया क्यों गया, ये जो भाई कोई सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट वो जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकती, ये क्यों लाई गई क्लॉज, ये इसलिए लाई गई ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है भाई, एक कंपनी का आप वैल्यूएशन कर रहे हो, अब हो सकता है कि अगर आप डाउन द लाइन 20-25 आपने एसोसिएट सब्सिडरी बना रखी है, ठीक है, तो क्या पता उस कंपनी से आपका रिलेशन नहीं निकला है जिस कंपनी का आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। अब वो सब खोजबीन कौन करेगा, तो उन्होंने कहा थी ये चैप्टर हटा दो, सीधा जॉइंट वेंचर सब्सिडरी या एसोसिएट कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कंपनी है तो ठीक है, अगर किसी के थ्रू लेयरिंग के थ्रू आ रही है तो हम पीछे पढ़ते नहीं फूलते रहेंगे उसकी, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि रूल हैज बीन मेड टू इंट्रोड्यूस हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन वैल्यूएशन इंडस्ट्री। इट ऑब्विएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डाइवर्जिंग इंटरेस्ट्स ऑफ constituent associate entities. It is based on intelligible differentia as a separate class has been carved out. I think sir, अच्छा ओके, ठीक है जी। तो आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में से कुछ पूछना है किसी ने भी तो आप पूछ सकते हैं। सर सेकंड वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं हो सकती, मतलब उसी की जिसका कि हमारा सीआरपी चल रहा है उसकी नहीं हो सकती या कोई भी नहीं हो सकती? कोई भी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती भाई। ऐसे है ना, वो खोजबीन कहाँ तक करते रहेंगे कंपनियों की, इसीलिए उन्होंने कह दिया ये चीज हटा दो यहाँ से। ओके राइट। ऐसा नहीं कि जिस कंपनी का चल रहा है उसी की एसोसिएट वैल्यूएट नहीं हो सकती या उसकी सब्सिडरी नहीं वैल्यूएट हो सकती। कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी है एसोसिएट है, मान लो उसका बॉस तो बैठा है अमेरिका में, ठीक है, और वो उसकी सब्सिडरी यहाँ पर है, तो वो वैल्यूएशन का असाइनमेंट ले नहीं सकती। भाई उनको दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी कंपनी थी, कुछ मैंने भी नहीं थी और भी बहुत सारी कंपनी थी। उन्होंने कहा यार ये तो हम तो ये नाइट फ्रैंक थी और भाई CBRE साउथ एशिया थी, बहुत सारी कंपनी थी, जोन्स लैंग थी, कई कंपनियां थी ये। तो उन्होंने कहा भैया ये चक्कर ही हटा दो, ये इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड इट इज टू इंट्रोड्यूस हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो कोई भी किसी की भी कंपनी, अगर कोई कंपनी बाहर की है, चाहे वो इंडिया वाली इंडिया की सब्सिडरी हो चाहे बाहर वाली की सब्सिडरी, हाँ वो तो बाहर का तो वैसे ही नाम है इस केस के रेफरेंस से, वो तो इंडियन हो तो भी वही चीज है। हाँ खंडूजा जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं खंडूजा जी, बोलिए। आप म्यूट कर सकते हैं, अपने अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर फर्स्ट केस जरा एक बार दोबारा टच कर पाएंगे? हाँ कोई बात, देखिए ऐसा है, फर्स्ट केस में क्या था, ये था श्री मेटेलिक्स एंड नदर वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया कि जो सेक्शन 7 है ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी की बात नहीं की गई। भाई कॉर्पोरेट डेटर को अपॉर्चुनिटी देना, उसको बुलाना, उसकी बात सुनना एनसीएलटी के लिए जरूरी नहीं है सेक्शन 7 में, ठीक है। क्यों, वो किस बेस पे कहते हैं, वो ये है, उसमें कहा भाई देखो ऐसा है, एक तो सेक्शन 424 है। 424 इट रिक्वायर्स एनसीएलटी एंड एनसीएलटी टू अडेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहली बात तो इसमें ये है, ठीक है। भाई ये जो एनसीएलटी या एनसीएलटी है ये कंपनीज एक्ट से भी गवर्न होती हैं, तो सेक्शन 424 पढ़ो, वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है कि दे विल अडेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके अलावा जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 है वहां पर लिखा है इट रिक्वायर्स द एनसीएलटी टू असर्टेन द डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट है इसमें ही एग्जामिनेशन भी आ गया, इसी में ऑफरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी आ गया,
जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या होता है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अब उसके भागे हुए हैं जो कॉर्पोरेट डेटर है, मान लो जेल में है, इंडिया से बाहर भाग गए, ट्रेसेबल नहीं है, तो ये थोड़ी कि एप्लीकेशन ही नहीं लगा सकते। और वो बुलाएंगे भी किसको, पूछेंगे भी किससे, वो देखेंगे डिफॉल्ट हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट देगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, एप्लीकेशन एडमिट कर लेंगे। ठीक है, ये था। तीसरा केस देखते हैं। ठीक है खंडूजा जी। सर खंडूजा जी कह रहे हैं कि उनका माइक में प्रॉब्लम है, उन्होंने चैट में लिखा है व्हाट इज इंटेंजिबल डिफरेंशिया। हाँ हाँ, देखिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये होता है कि मान लीजिए भाई, कहते हैं भाई सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं ना, एजुकेशन में, जॉब्स में। क्यों देते हैं? क्योंकि दे हैव रिमेन्ड डाउन ट्रॉडन फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड एंड वी वांट टू एलिवेट देयर स्टेटस इन सोसाइटी। एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से अब कह दो जी आप तो आदमी आदमी के बीच में डिस्टिंक्शन कर रहे हो, लेकिन वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। इसी तरह से कई बार इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कि भाई जो बिलो स्पेसिफाइड इनकम लेवल के हैं वही इस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार फ्लैट्स निकलते हैं तो कहते हैं जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देंगे, और कहो जी आप सबको दो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, which is based on some reasonable classification, and this concept is there in our constitution कि anything based on intelligible differentia is allowed, but if there is otherwise discrimination, there cannot be any discrimination on account of caste, creed, religion। भाई यही लिखा ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई कोई भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी कारण से, ठीक है ना। लेकिन ये भेदभाव नहीं है, दिस इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड इट इज बेस्ड ऑन सम रीजनिंग, मे बी इकोनॉमिक, मे बी सोशल, मे बी एनीथिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक वाले केस में क्या था कि अल्ट्राटेक में हुआ क्या था कि ये बिनानी सीमेंट वाला केस था। तो बिनानी सीमेंट जो थी ये चली गई थी सीआईआर। आर्गुमेंट्स हमें दोनों साइड से देने पड़ते हैं। देन दोनों साइड से क्यों देने पड़ते हैं? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, बस और कोई बात नहीं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि लैंड वैल्यू हाई हो सकती है, वो इसीलिए दिया कि जस्ट टू मतलब प्रेजेंट द ऑपोजिट व्यू। यूनि वैल्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या था? इसमें यह था कि भाई पिटिशनर्स चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। कि एनसीएलटी ने क्या ऑर्डर दिया था? एनसीएलटी ने कहा कि भाई आप रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट लाओ फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, अब जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं और करके। ठीक है भाई, आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से रिकॉर्ड ले आओ या कोई और एविडेंस ले आओ, ठीक है ना। तो लेकिन एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने कहा कि भैया रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट तो आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से लाना, और या तो कोमा होना चाहिए था। ठीक है, लॉ में थोड़ी सी गलती हो गई है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज टू सबमिट सच रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशंस फाइल्ड अर्लियर बट वेटिंग फॉर एडमिशन। तो एज रिगार्ड्स अथॉरिटी ऑफ द एनसीएलटी, अब एनसीएलटी ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा देखो भाई हम देख लेते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि भाई देखो एनसीएलटी हो या एनसीएलटी हो, इनके पास पावर है टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन ये जो उनके पास पावर दी गई है कि भाई ठीक है ये सीपीसी से गवर्न नहीं है, हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके पास भी पावर है वो कोई uninhibited power नहीं है। It is circumscribed and subject to inter alia the principles of natural justice as well, और जो provisions of Companies Act हैं या provisions of IBC हैं, inclusive of rules and regulations made under the IBC। ठीक, तो therefore the powers of the NCLT and NCLT is limited। एक तो principles of natural justice as well as statutory provisions and regulations। ठीक है, अब जहां तक एविडेंस ऑफ डेट की बात है, भाई आप कहते हो जी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का ही रिकॉर्ड लाओ डिफॉल्ट से। ठीक है, तो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने कहा कि भाई आप ऑन ए क्लोज ड्यू डिलीजेंस ऑफ द वेरियस प्रोविजंस अबाउट इंक्लूडिंग सेक्शन 7 रेड विथ रूल 4। अब वो कहता है रूल 4 पढ़ो और फॉर्म पढ़ लो, फॉर्म के अंदर भी रिक्वायरमेंट है। रेगुलेशन 8 पढ़ो आप, वहाँ क्या लिखा है? तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट बिकम्स क्लियर
that apart from the financial information of the information utility 8 तरह के डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जो मर्जी दे दो, कोई जरूरी है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड दो, ठीक है. दैट एविडेंस ए financial debt. As regards evidence that can be provided along with Section 7 application, the High Court observed the 3 categories of evidence that can be provided are as follows. उन्होंने कहा भाई 3 तरह के दे रखे हैं. Record of the default, जो आप कहते हो, recorded with the information utility, such other record, and evidence of default as may be specified. ठीक है. तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मर्जी आप दे सकते हो. अब जहां तक इसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई कोई, इन्होंने क्या किया, रेगुलेशन बना दिया. रेगुलेशन में क्या लिख दिया, आईबीपीआई ने रेगुलेशन में लिख दिया भाई यही देना पड़ेगा आपको, रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. उन्होंने कहा भाई देखो आईबीपीआई हो या ये हो, ये सारे डेलीगेट ही है, ठीक है ना. एनी डेलीगेटी, लेट अलोन द एनसीएलटी, नॉट इवन द आईबीपीआई कैन मेक रेगुलेशंस बाय वे ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर और ऑफ सच नेचर टू मेक ए डेलीगेट लेजिस्लेशन रिट्रोस्पेक्टिव. तो कोई भी डेलीगेशन आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, ठीक है ना. उन्होंने कहा भाई ये ऑर्डर जो एनसीएलटी का, दिस इज अल्ट्रा वायरस द कोड. बेसिक बात ही है, ठीक है. कुछ पूछना है किसी को यूनि वैल्यू में? ये एनसीएलटी और एनसीएलटी के ऑर्डर का मतलब हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज हो गया, हाई कोर्ट में कैसे चले गए? नहीं देखिए, ऐसा होता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा, मुझे याद नहीं अब, तो उसमें ये कहा कि भाई जो एनसीएलटी या एनसीएलटी का ऑर्डर है, या उसमें जो रिलीफ क्लेम्ड है या रिलीफ ग्रांटेड है, उसको सुपरवाइज कर सकता है और उस पर जजमेंट दे सकता है हाई कोर्ट. और उसके अलावा क्या होता है भाई, ये सारे तो बाय वे ऑफ रिट आते हैं. अब आपको तो मालूम ही है भाई, आर्टिकल 226 में जो है रिट से आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, ऐसे आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. तो सारे बाय वे ऑफ रिट एंटर होते हैं कि जी हमारा ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, इसका वायोलेशन हो रहा है, वो चीज़ उस तरह से जाते हैं. बट सर इस केस में अगस्त 2020 में तो एनसीएलटी का ऑर्डर भी आ गया ना कि अभी आयु की वो जरूरी नहीं है आपको लाना जो है, हाँ वो तो बाद में आया ना, वो तो नेचुरल. राइट. तो अब मतलब हमें इस केस का रेफरेंस की लेने की जरूरत नहीं है, तो उसी सेक्शन उसी थ्रू जा सकते हैं जो डिपार्टमेंट आया है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगला केस देखते हैं, टाटा स्टील. नया ऑर्डर क्या है जो ये महेश पारिक जी बोल रहे हैं? सर वो 13 अगस्त 2020 को एक ऑर्डर आ गया था एनसीएलटी का. उन्होंने उसमें बोल दिया था कि आईयू से जो हमें मतलब इन्फॉर्मेशन लाने की जरूरत नहीं है, उसके वो हमारा मैंडेटरी नहीं है, आप लाना चाहो ले आओ, अदरवाइज दूसरे एविडेंस दे सकते हो. पहले तो उन्होंने रेगुलेशन बना दिया था ना, तो हाईकोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, ऐसा रेगुलेशन आप कहाँ से बना सकते हो जो वो एक्ट को भी ओवरराइड करता हो. अगला केस है टाटा स्टील भूषण स्टील लिमिटेड. इसमें क्या है कि भाई भूषण स्टील लिमिटेड को टेक ओवर किया था टाटा ने. अब हुआ क्या था, भूषण स्टील के जो प्रोमोटर्स थे उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट चल रहे थे, कुछ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह. तो उन्होंने क्या किया, टाटा स्टील वालों को भी लपेट लिया, ठीक. वो ट्रायल कोर्ट में दे टुक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाले ट्रायल कोर्ट में पहुंचे, तो ट्रायल कोर्ट दे टुक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द आईपीसी, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द एसएफआईओ. अब ये टाटा वाला पहुंचा जी हाई कोर्ट में. टाटा ने कहा ऐसा जी देखो 32A आ चुका है अब तो, 32A कहता है इट ग्रांट्स इम्यूनिटी. भाई जो नए प्रमोटर हैं, अगर उनका पुराने प्रमोटर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, तो उस ना तो आप उस कंपनी को टच कर सकते, ना उस प्रमोटर को टच कर सकते. पुराने प्रमोटर के खिलाफ आप जो मर्जी केस चलाओ, ठीक है. तो पिटिशनर टाटा स्टील ने क्या कहा, इसने कहा कि भाई मैंने तो जो है जी रेजोल्यूशन प्लान में एसेट्स लिए, और जो सेक्शन 32A है ये मुझे डिस्चार्ज करता है, ठीक है ना, फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट. तो हाई कोर्ट ने कहा कि द सीडी वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द सीआईआर. इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट दिस ऑर्डर विल नॉट इफेक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द erstwhile promoters और एनी ऑफ द ऑफिसर्स हु मे बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, अगर कोई बंदा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या जो पुराने वाले प्रमोटर हैं उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेना चाहो लो, भाई वो तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में कंपनी खरीद के लाया, ठीक है ना. तो जो कंपनी का खरीदार है उसके खिलाफ आप कैसे ये आप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वाले चार्जेस लगा सकते हो, जब तक अगर या तो उसकी कॉम्प्लिसिटी प्रूव हो. यही केस है, ठीक है. तो कुछ पूछना है किसी को इस केस में? सर ये जैसे जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो इस केस में जैसे मतलब इनकम टैक्स की डिमांड खड़ी है, किसी को डिमांड खड़ी है, बहुत सारी मोटी मोटी डिमांडें खड़ी रहती है पोर्टल के ऊपर,
तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या एनसीएलटी का ऑर्डर लेकर जाएगा जी, हमारा ऑर्डर पास हो गया, सारी डिमांड इसकी वेव कर दो इसके बेस पर? नहीं, देखिए ऐसे है भाई, आपके पास ऑर्डर आ गया, ठीक है, हाँ जी, आपका या तो रेजोल्यूशन प्लान हो गया या दो ही चीजें होगी, या तो रेजोल्यूशन हो जाएगा या लिक्विडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। रेजोल्यूशन प्लान मान लो अप्रूव हो गया, उसके चलो हिसाब से जो रेजोल्यूशन पैसे प्लान अप्रूव हो गया, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव, इनको आपको क्या जाने की जरूरत है, वो डिमांड रेज करेगा तब आप उसकी कॉपी ऑर्डर की लगा देना। सर वो तो इनकम टैक्स उसमें खड़े रहते हैं ना, उसके ऊपर तो वो तो आप वो आगे खड़े रिफंड रहते हैं तो उसमें तो होता है ना, उसमें होता है ना फॉर योर एक्शन करके, उसमें अगर आपकी कंपनी एक्टिव है, अगर आपकी कंपनी एक्टिव है तो फॉर योर एक्शन करके तो होता है ना, तो फॉर योर एक्शन में आप अपना अपलोड कर दोगे एनसीएलटी वाला ऑर्डर, आप आईबीसी का भी रेफरेंस उसमें दे सकते हो। उसके अगला केस आता है जी ज्योतिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पीएसएल लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि क्या जो कंपनी कोर्ट है while dealing with winding up petitions shall have jurisdiction to stay proceedings before NCLT। इसमें कंपनी खुद ही, कई बार ना कंपनी खुद ही इंटरेस्टेड होती है, तो अब ये जो ज्योतिन इंडिया थी इसने वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करी थी, ठीक है, किसके लिए वाइंडिंग अप के लिए, पीएसएल की वाइंडिंग अप के लिए, कि भाई इसने कहा भाई मुझे जो है 7.25 करोड़ लेने हैं, ठीक है। अब पीएसएल जो लिमिटेड थी वो चली गई सीका में, बीआईएफआर में चली गई। इस आपको मालूम है आईबीसी आने से पहले सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था, भाई कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो अब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए नेटवर्थ इरोड हो चुकी है उसकी और लॉसेस हैं, तो आप सीका में जा सकते हो। वो बीआईएफआर में फिर रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल वगैरह चलता था, तो अब उसकी वो वाली वाइंडिंग अप पिटीशन पेंडिंग थी, ठीक है। ये चला गया बंदा और इसने सेक्शन 10 की भी एप्लीकेशन फाइल कर दी। ये जो था, अब जब ये कोड आया, ये कंपनी जो पीएसएल पहले वाइंडिंग अप पिटीशन में गई थी सिका में अपने आप को सिक डिक्लेयर करके, उसके बाद इसने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है। अब एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी ने रिजर्व कर लिया ऑर्डर के लिए कि भाई ठीक है हम जो है 20 जुलाई को इसका ऑर्डर सुना देंगे, ठीक है, कि भाई आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई या नहीं हुई। तो उसी डेट को जो ज्योतिन इंडिया लिमिटेड थी, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी सीकिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोविजनल लिक्विडेटर, ठीक है, क्योंकि इनकी वाइंडिंग अप पिटीशन चल रही है। अब 19 जुलाई को 18 जुलाई को क्या है कि एनसीएलटी की हियरिंग हो चुकी है ऑन सेक्शन 10 एप्लीकेशन ऑफ पीएसएल। उसने कहा जी 20 जुलाई को हम ऑर्डर सुनाएंगे। 19 जुलाई को 18 को ही ज्योतिन इंडिया ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोविजनल लिक्विडेटर के वाइंडिंग अप पिटीशन के। 19 जुलाई को जो कंपनी जज है उसने एनसीएलटी का जो ऑर्डर था उसको रिस्ट्रेन कर दिया, ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद द एप्लीकेशन, जो उसने 20 जुलाई को ऑर्डर सुनाना था, एंड प्लेस द एप्लीकेशन टू बी हर्ड ऑन 26 जुलाई। तो 20 जुलाई को अपील वाज फाइल्ड बाय पीएसएल लिमिटेड, जो पीएसएल लिमिटेड जिसने सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन लगाई थी। इसने क्या कहा, इसने 19 जुलाई के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। 1 अगस्त को ऑर्डर वाज पास बाय डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन द सेड अपील clarifying that the question whether the learned single judge had the jurisdiction to pass the impugned order would expressly be kept open and left for determination. Upon this express liberty, PSL Limited withdrew the appeal. तो PSL Limited ने अपनी अपील विड्रा कर ली। अब इशू ये था कि भाई क्या कंपनी कोर्ट जो है, जो हाई कंपनी कोर्ट है, क्या वो इट हैज एनी जुरिस्डिक्शन टू स्टे द प्रोसीडिंग्स फाइल्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर बिफोर एनसीएलटी, क्योंकि एनसीएलटी की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया गया था, ठीक है। इवन दो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड कंपनी पिटीशन बाय क्रेडिटर मे हैव बीन एडमिटेड बट वेयर ए प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, कि पहले वाली एक एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, ठीक है। तो बाद वाली तो वैसे इसने विड्रॉ कर ली थी पीएसएल ने, लेकिन जहां पर प्रोविजनल लिक्विडेटर अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो क्या कंपनी कोर्ट जो सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन है उसको, उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकता है? क्वेश्चन इसमें ये था। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये जो है आईबीसी आया क्यों, आईबीसी आया कि भाई टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन किया जाए, ठीक है ना।
और इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था वो तो सेलेक्टिव क्लास ऑफ कंपनीज पे लगता था, जैसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स वगैरह पे। ये जो है ये काफ़ी ब्रॉड एंड एक्सपेंसिव पावर्स हैं आईबीसी में, ये सारी कंपनीज पे लगता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज पे भी लगता है, ठीक है ना। और इसमें कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं अदर देन जस्ट स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स लाइक वर्कमैन, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। और तो कोड के बारे में बहुत सारी बातें कही इन्होंने, और ये कहा कि भाई कोड हैज प्राइमेसी, ठीक है ना। इसमें कहा गया जो रिस्पोंडेंट है, जो पीएसएल है, पीएसएल ने एक रेफरेंस फाइल किया है विच इज पेंडिंग बिफोर बीआईएफआर प्रायर टू द रिपील ऑफ सीका, ठीक है। जब सीका रिपील हुआ तो 6 महीने की टाइम दिया गया था कि भाई जो सीका में एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो बीआईएफआर में अपील्स पेंडिंग है, वो आप इधर आईबीसी में ले आओ। उसके लिए 180 डेज का उनको टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है। इसने शायद कुछ 170-75 दिन बाद किया था, तो उन्होंने कहा जी लास्ट डेट तक वेट करते, उससे क्या फर्क पड़ता भाई, 180 डेज में तो उसने अपील फाइल कर दी ना, 180 डेज में तो सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन ले आया, फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट एग्रीड विद द सबमिशन दैट एडमिशन ऑफ द वाइंडिंग अप पिटीशन बाय द जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट वुड नॉट मीन कि भाई एनसीएलटी की जुरिसडिक्शन खत्म हो गई, ठीक है। आपकी वाइंडिंग अप पिटीशन एडमिट हो चुकी, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी एनसीएलटी में पिटीशन चल सकती है, ठीक है ना। तो एनसीएलटी की पावर खत्म नहीं होती। The legislature is deemed to be aware of the provisions of an existing law। भाई हमें पता है, ठीक है, कंपनी लॉ है, ठीक है ना, while enacting the provisions of the code। भाई कंपनीज एक्ट भी है और ये भी चल रहा है। कई बार क्या होता है, कंपनीज एक्ट वाले भी केसेस चल रहे होते हैं, वाइंडिंग अप पिटीशन चल रही होती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ ला सकते हो, आप आईबीसी में जा सकते हो, ठीक। सर अगर इसमें बाई चांस अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया होता तो उसके बाद भी क्या फिर भी जा सकते हो, फिर भी जा सकते हो। वो तो कहता है जी जब तक वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं हो तब तक जा सकते हो। और इसमें तो कई केसेस में ये भी कहा गया भाई हाई कोर्ट को तो खुद ही ट्रांसफर कर देना चाहिए एनसीएलटी को, हाई कोर्ट के पास अपने मेट्रो के लिए टाइम नहीं है। तो कंपनी कोर्ट इट डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू रिस्ट्रेन एनसीएलटी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद आईबीसी एप्लीकेशन। ये भी कहा गया कि एनसीएलटी इज नॉट ए कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट and hence as prohibited by the provisions of section 41B of the specific relief act, no injunction can be granted by the high court against a corporate debtor from institution of proceedings in NCLT। तो हाई कोर्ट ने कहा कि there is no bar on NCLT from proceeding with the insolvency application, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन इस पर? सर फाइनली क्या हुआ, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई क्योंकि उसने अपील विड्रॉ कर ली थी अपनी जो बंदे ने, फिर गया कौन था हाई कोर्ट में? हाँ एनसीएलटी में तो एडमिट हो ही गई ना एप्लीकेशन। ओके। वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था रिस्ट्रेनिंग दी कंपनी फ्रॉम प्रोसीडिंग, एनसीएलटी हाई कोर्ट कहा था ना, इसमें कंपनी कोर्ट ने ये कहा था कि भाई एनसीएलटी इसमें प्रोसीड नहीं कर सकता जब वाइंडिंग अप पिटीशन पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट ने कहा कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा भाई वाइंडिंग अप पिटीशन आपकी पेंडिंग है, तभी भी देयर इज नो बार ऑन एनसीएलटी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। तो जो ऑर्डर था कंपनी कोर्ट वाला इट वाज वेकेटेड। अगला केस है जी डॉक्टर विद्यासागर, बहुत बढ़िया केस है ये। इसमें क्या कहा गया, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र अभी लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कईयों को क्या प्रॉब्लम आ रही, बाद में एग्जाम पास कर लिया, बाद में अपना जब रिकॉर्ड लेके जाते हैं इंस्टीट्यूट में, वहाँ वेरिफिकेशन होती है रिकॉर्ड की शुरू से, जब से आप बने थे CA CS ICWA बार काउंसिल में, वो कहते थे पूरे रिकॉर्ड बताओ। अब उसमें क्या होता है, एक बंदा फॉरेन कंट्री में था, पता चले यहाँ पर वो उसको प्रैक्टिस में दिखा रखा है, कोई प्रैक्टिस में था सर्विस में दिखा रखा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये तो प्रॉब्लम आ रही है इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसी में, ये अटक जाते हैं। वहाँ आगे फिर और बोर्ड में भी आती है, बोर्ड में कहता है भाई फिट एंड प्रॉपर पर्सन,
वर्दी होना चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस। तो यहाँ क्या था कि FIR लॉज थी अगेंस्ट, क्योंकि जो आप फॉर्म भरते हो ना, IPA वाला फॉर्म भरते हो या बोर्ड वाला फॉर्म भरते हो, उसमें लिखता है, वो पूछता है आपसे आपके अगेंस्ट कोई FIR लॉज है, क्या स्टेटस है क्या नहीं। अगर आप झूठ भरते हो तो वैसे ही फंस जाओगे बाद में, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि अपने रिकॉर्ड्स को एक बार दोबारा चेक कर लें। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इंस्टीट्यूट से उसको ठीक करा लें। हालांकि इंस्टीट्यूट के पास भी प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, वहाँ पर उनके पास भी अपने रिकॉर्ड नहीं है, पुराने 20-20 साल पुराने। एक बैंक से AGM रिटायर हुए तो उन्होंने कहा जी जैसे जैसे आप जिस जिस पोस्ट पे रहे हो ना, सारा प्रूफ लाओ। अब वो कहते हैं जी मेरे पास 20-30 साल पुराने प्रूफ कहाँ है कि भाई मैं ये इस पोस्ट पे था, उस पोस्ट पे था। वो कहते हैं सारे ऑर्डर लाओ। हालांकि इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसी के ऊपर भी जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने IBBI से इस बारे में पूछा है कि IBBI भाई हमें गाइड करो, क्या करना है क्या नहीं करना। ये केस था फिट एंड प्रॉपर पर्सन का, एक FIR लॉज थी अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल। तो कोर्ट ने ये कहने लगा जी ऐसा है मेरे अगेंस्ट तो ये डिस्चार्ज ऑर्डर इशू होने वाला है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप आ जाना जब डिस्चार्ज ऑर्डर हो जाए, ठीक है ना, जब ट्रायल कोर्ट से आप छूट जाओ तब आ जाना। ये था मामला इसमें। कोई क्वेश्चन इस पर? वो हाई कोर्ट ने कहा कंसिडर दैट ये रिट पिटिशन आप ले आए हो भाई इस स्टेज पे, ये प्रीमेच्योर है रिट पिटिशन आपकी, ठीक है ना। बट सर जब तक उसका वो डिस्चार्ज ऑर्डर होगा, उसका टाइम निकल जाएगा 1 साल वाला, तब क्या करेगा वो? जैसे 1 साल का पीरियड होता है, कह रहे हैं आपने बताया था कि दोबारा दो एग्जाम, फिर और क्या, फिर दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है अगर लिटिगेशन में वो फिर दोबारा जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, हो सकता है वो पीरियड एक्सक्लूड कर दें। ये जो पीरियड लिटिगेशन में चला गया डिपेंड करेगा फेवर में उसका ऑर्डर आया अगेंस्ट आया, अगेंस्ट में आया फिर तो वैसे नहीं हो सकता, अगर फेवर में आया तो एक्सक्लूड कर लेगा वो पीरियड उसको। सर इसमें सारे केस कवर होते हैं या किसका क्रिमिनल के होते हैं, क्या क्रिमिनल पानी के? नहीं, जहाँ पर भी FIR लॉज होती है वो कवर होते हैं। FIR लॉज है उसको कवर हो जाएंगे। हाँ। मान लो जैसे 188 का होता है, बाद में जो ना निकल गया छूट गया, वो प्लीड गिल्टी करके होगा तो उसका क्या रहता है? नहीं छूट गए तो फिर तो खत्म है, फिर कुछ नहीं है। नहीं, वो लिखना पड़ेगा उसमें, वो जो फॉर्म आप भरोगे ना, फॉर्म में सारी चीजें हैं। 188 का अगर आप कभी कन्विक्ट हुए, बात ये है ना, देखो कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ आपका, हाँ जी, कन्विक्शन के ऊपर भी है। देखो ऐसा है, अगर आपको 7 साल की जेल हुई है तो आप कभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल नहीं बन सकते, ठीक है ना। आपको जेल हो गई हो, आप छूट गए हो, फिर भी नहीं बन सकते। लेकिन ये है कि अगर कम पीरियड की जो 6 महीने से कम है, वो सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। तो कन्विक्शन हुआ नहीं हुआ तो कितने पीरियड का हुआ, कन्विक्शन को खत्म हुए कितना टाइम हो गया, वो सारे चीजें हैं उसमें, वो फॉर्म के अंदर है पूरा डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू सर। आज ये ग्रुप में मैसेज चल रहा था ये AFA वाला, कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम है या IBBI का प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें ऐसा है भाई, देखो इलेक्शन ईयर में थोड़ा बहुत पॉलिटिसाइजेशन तो होता ही है। उसमें ये कहा गया है, IBBI ने क्या कहा है, IBBI ने कहा कि भाई आपका जो AFA है वो वैलिड होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द डेट ऑफ टेकिंग अप द असाइनमेंट बट फॉर द होल पीरियड। ठीक है, मतलब ये है कि अगर 2 साल का असाइनमेंट है, ठीक है ना, तो आपका AFA जो है वो पूरे पीरियड के लिए वैलिड होना चाहिए। दैट इज ओके, बट ये रिन्यूअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 900 कितने नंबर बताए थे उसमें कि AFA मतलब वो रिन्यू नहीं होंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है? तो ये कुछ है आपको मतलब आइडिया इसमें या नहीं? उसमें क्या है, वो अल्टीमेटली ये रेट पिटिशन ये डाली गई है उसमें कि भैया सिर्फ आप शुरू की डेट में देखो, जब आप कोई असाइनमेंट ले रहे हो तो उस डेट में आपके पास ऑथराइजेशन फॉर अपॉइंटमेंट है या नहीं है, वो चीज देखो भाई। एक इसमें ना, एक तो देखो 70 साल वाला क्राइटेरिया है कि 70 साल के बाद आप जो है ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट आपको नहीं मिलता, और 75 साल तक आपको कंप्लीट करने हैं जितने भी बहुत सारे इसमें ना एज वाले रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या हमारे सिलेबस से कोई रेलेवेंस नहीं है उसका, हमें नहीं, क्या नहीं वो करना? सिलेबस से नहीं है, वो आगे जाके शायद हमको भी पता नहीं 900 सर्टिफिकेट क्यों रोक रखे हैं उन्होंने, क्या कर रखे हैं? देखिए बेसिकली तो क्या है, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट होता क्या, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट में आपको एक किस्म से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई मैं ये असाइनमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो उसके बिना आप टेंडर भी नहीं भर सकते, वो AFA आपको नंबर देना पड़ेगा ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट।
वो ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट शायद इसीलिए रखा गया होगा भाई, किसी की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है या किसी के पास ऑलरेडी ओवरलोड ऑफ वर्क है तो उसको ना दें वो ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। बेसिक पर्पज उसका ये है। सर ये जैसे सीए इंस्टीट्यूट में आप बता रहे हो कि किसी ने सर्विस कर रहा है कोई और प्रैक्टिस दिखा रखा है, तो ये हाँ। बाद में रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं केस? भाई कराने पड़ेगा, वो जब तक बिल्कुल रिकॉर्ड मैच नहीं करेंगे तब तक वो मानेगा ही नहीं। तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल तो है ना बैकडेट से? क्यों नहीं, वो तो भैया आप कंडोनेशन ऑफ डिले दोगे या जो भी प्रूफ दोगे। अब ऐसा है ना, कईयों का क्या होता है कि कई बार वो इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म भी कर देते हैं, उनके पास प्रूफ भी है लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रखा। इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट तो अपने रिकॉर्ड से चेक करता है ना। ठीक है। और आप लिखोगे अपने हिसाब से, कई केसेस ऐसे भी आए हैं हमारे सामने, उसमें क्या होता है कि आप तो अपने हिसाब से लिखोगे भाई मैं इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता था, आपने इंटीमेट भी कर दिया इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में वो चीज चढ़ी नहीं। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट बताएगा जी ये तो बंदा प्रैक्टिस में था। वो प्रॉब्लम्स आ रही है। अगला केस है जी लियो एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इसमें क्या है कि अटैचमेंट ऑर्डर जो है ये इशू हुआ था बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो इसमें ही कहा गया कि भाई क्वेश्चन ये उठा कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन क्लेम एनी प्रायोरिटी इन पेमेंट ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है इनकम टैक्स को। भाई एक तो सेक्शन 178 है इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है ना, एक सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी है, ये बात करता है आईबीसी का। उसमें ही कहा कि भाई सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी में इट टॉक्स ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स, और लिक्विडेशन एसेट्स में कौन से एसेट आपको इंक्लूड करने हैं, कॉर्पोरेट डेटर के सारे एसेट, चाहे उसके पोजीशन में हो चाहे नहीं हो। तो जो अटैच हो चुके हैं तो वो भी तो उसके ही एसेट है ना, वो एसेट तो कॉर्पोरेट डेटर के ही हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनकम्बर्ड एसेट्स। ठीक है ना। तो और जहां तक पेमेंट की बात है, भाई पेमेंट कैसे मिलेगा, वो 53 से गवर्न होता है। तो 53(1) में जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, इनकम टैक्स को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ये केस था। आईबीबी आने के बाद सर उन्होंने सेक्शन चेंज कर दिया था 178 को, डिपार्टमेंट ने बाद में चेंज किया। हाँ वो तो है ही, हाँ हाँ वो तो है ही। वो तो सारे जितने भी एक्ट्स हैं सभी में अमेंडमेंट हुई ना। वो जो शेड्यूल है 12 शेड्यूल हमारे, वो अमेंडमेंट्स की ही बात करते हैं भाई। एक शेड्यूल इससे कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुई, पार्टनरशिप एक्ट में हुई, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में, सभी में अमेंडमेंट्स हुई। अगला केस आता है डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस एक्सिस बैंक एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ, इसके जो हाई कोर्ट जो दिल्ली था, इसने 5 अपील्स को डील किया, ठीक है, विच वर फाइल्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। अब ये जो केसेस हैं दे पर्टेन टू प्रोविजनल अटैचमेंट इशूड बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पीएमएलए। देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं। डिफरेंट बैंक्स थे, जैसे एक तो ऑडी कार थी, तो ऑडी कार वाज अटैच्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड एक्सिस बैंक क्लेम्ड राइट ओवर द कार ऑन अकाउंट ऑफ हाइपोथिकेशन, कि भाई मेरे पास तो हाइपोथिकेशन है। ठीक है ना। अब इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है वो क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है बेसिकली कि भाई अगर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसी को आप अटैच कर सकते हो। अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से पहले कोई एसेट एक्वायर्ड है तो उसको तो आप वैसे ही नहीं अटैच कर सकते। आपने कोई एसेट एक्वायर किया 2003 में, आपके पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज आ गया 2012 में, तो आप 2003 वाले एसेट थोड़ी अटैच कर लोगे। एक तो ये मेन इसमें इशू ये आया था। अब इस केस में कहानी क्या थी कि ऑडी कार को अटैच किया गया अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और एक्सिस बैंक ने कहा कि भाई मेरे पास हाइपोथिकेशन है। ठीक है ना। अब डिमोनेटाइजेशन के दौरान का केस है, इसमें क्या हुआ, कुछ करेंसी पकड़ी गई थी। ठीक है ना। तो ऑडी कार वाज इंटरसेप्टेड एंड अनअकाउंटेड, और इसमें जो है पुराने वाले जो पुरानी डिमोनेटाइज्ड करेंसी थी वो वाली पकड़ी गई थी। ठीक है ना।
भाई ये कहते थे कि भाई हम कुछ कंपनीज के नाम जो है जमा कराने का इस पे चार्ज लगा, ठीक है ना। 2 एक्सिस बैंक के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे और इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर दिया गया और ऑडिट और को भी अटैच कर लिया जिसमें ये पुराने वाले करेंसी नोट मिले थे, ठीक है। लेकिन जो एपेलेंट ट्रिब्यूनल था, इट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्मिंग द अटैचमेंट ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्टिंग द व्हीकल टू बी रिटर्न टू द बैंक, holding it entitled to dispose it of to recover the balance amount due to it under the loan contract, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर भी कोर्ट्स चलते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने तो अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर दिया था, लेकिन जो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसका है पीएमएलए वाला, तो उसने क्या किया, उसने इट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्मिंग द अटैचमेंट ऑर्डर, डायरेक्टिंग द व्हीकल टू बी रिटर्न टू द बैंक। उन्होंने कहा बैंक भाई बैंक अपना पैसा जो है बेच करके इसको रिकवर कर ले क्योंकि उसके पास हाइपोथिकेशन है, ठीक है, कि भाई लोन फैसिलिटी प्रीडेटेड द एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। भाई लोन जो है उसने पहले लिया था उससे, तो बैंक का पहले राइट हो गया ना। ये जो मनी इसकी गाड़ी में से पकड़ी गई है जो डिमोनेटाइज करेंसी, ये बाद का है, ठीक है, तो बैंक का पहला राइट बनता है, ये ट्रिब्यूनल ने कहा। दूसरा केस क्या था, दूसरे केस में एसबीआई ने लोन दिए थे कुछ मशीनरी के अगेंस्ट में ओवर द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें सरफेसी एक्ट इन्वॉल्व था। इसी तरह से आईडीबीआई ने कुछ सीसी फैसिलिटी दे रखी थी, उसमें भी सरफेसी एक्ट इन्वॉल्व था। तो अल्टीमेटली कुछ आरडीबी एक्ट, सरफेसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे एक्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो इशू इसमें बेसिकली क्या डिसीजन क्या हुआ था, मेनली ये कहा था कि भैया आप ये देखो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बात करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, तो आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से हर चीज को अटैच नहीं कर सकते कि उसके सारे एसेट्स ही आप अटैच कर दोगे, ठीक है। पर उन्होंने कहा जी ऑडी कार जो है इट वाज एक्वायर्ड बाय ये ट्रांजैक्शन, ऑडी कार तो उसने लोन लेके ली है, इस ऑडी कार को आप अटैच कर रहे हो जी उसमें डिमोनेटाइज करेंसी मिली है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, इट इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। इसी तरह से जो आप लैंड की बात कर रहे हो, लैंड भी जो है वो पहले से एक्वायर्ड है, जब वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ उसका एसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में भी जो है वो आपका सरफेस एक्ट जो है इट विल ओवररूल दिस। उन्होंने कहा जो एसेट्स है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है दे आर नॉट टेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, द सेम हैविंग बीन सीमिंगली एक्वायर्ड प्रायर टू द क्रिमिनल एक्टिविटी गिविंग राइट टू द एक्विजिशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, but they are sought to be attached and subjected to eventual confiscation on account of they being the alternative attachable properties or deemed tainted properties which is permissible in law. So High Court allowed the appeals and set aside the orders of the appellate tribunal. तो appellate tribunal के ऑर्डर को इसने सेट असाइड कर दिया और हाई कोर्ट ने अपील आपकी अलाउ कर दिया, बेसिकली ये था इसमें। बाकी कल जो है इस केस को और हम डिस्कस करेंगे। कल राजवंशी जी आने वाले हैं, विकास राजवंशी जी, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन सरफेसी, आरडीबी एंड आईबीसी, इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो कल हमारा सेशन जो 6:30 बजे शुरू होने वाला है, वो तो कह रहे थे 6 बजे, मैं 6 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो 6:30 बजे हम शुरू करेंगे। 2 घंटे का उनका सेशन रहने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सेशन। 6:30 से 8:30 2 घंटे का उनका सेशन रहेगा, तो वी विल हैव द प्रिविलेज ऑफ लिस्निंग टू हिम। इस केस में कुछ आप पूछना चाहें तो? सर इसमें आप कह रहे हो ना कि उसने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को रिवर्स कर दिया हाई कोर्ट ने, तो ये हाँ। ट्रिब्यूनल ने तो बोला था कि ये वापस कर दो ऑडी उसको, तो हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा बैंक की प्रायोरिटी है, बैंक को दो। हाँ, तो फिर ट्रिब्यूनल ने भी वही बोला था ना, तो फिर रिवर्स तो ना हुआ ऑर्डर, तो ट्रिब्यूनल वाला ऑर्डर को अपहोल्ड किया होगा ना।
एक्चुअली क्या था, ये चल रहा था प्रिवेंशन ऑफ मनी, उसके ट्रिब्यूनल में चल रहा था, उसका भी ट्रिब्यूनल है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला है उसका भी ट्रिब्यूनल है, उसके ट्रिब्यूनल ने कहा था, ये अपने एनसीएलटी ने नहीं कहा था। ठीक है। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं फिर एनसीएलटी वाले केसेस। सर कल तो आशीष मखीजा सर की क्लास मखीज- भी है ना 6 से 7। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा है ना भाई, आप वो 6 से 6:30 अटेंड कर लेना, 6:30 बजे इसमें आ जाना फिर, और क्या। देखो ऐसे है भाई, हमें स्पीकर के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा ना, स्पीकर जो टाइम देता है वो तो 6 बजे कह रहे थे। राइट। तो आशीष मखीजा जी वाली क्लास तो हमने पहले भी